गुड मॉर्निंग विद्यार्थी मित्रों। मॉर्निंग। कक्षा 9 विज्ञान के अंतर्गत अध्याय 2 का आज हम अभ्यास करेंगे। हमारा अध्याय 2 जो है उसका नाम है हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध हैं। तो इसके लिए हमारे पास पहला सवाल है कि शुद्ध पदार्थ किसे कहते हैं और उसकी विशेषता। शुद्ध पदार्थ किसे कहते हैं समझते हैं। आप लोग जानते हैं कि हमें बाज़ार से हम लोग जो भी चीज़ें खरीदते हैं जैसे कि दूध, घी, मक्खन, नमक, मसाला, मिनरल, जल और जूस, ये सब शुद्ध नहीं होते। लिखा होता है शुद्ध, लेकिन शुद्ध नहीं होते। शुद्ध लिखा होता है लेकिन शुद्ध नहीं होते। क्यों शुद्ध नहीं होते देखते हैं। आपने कभी खाने वाले पदार्थों के डिब्बों पर लिखा होगा शब्द शुद्ध शब्द पढ़ा होगा। तो एक साधारण व्यक्ति के लिए शुद्ध का अर्थ होता है कि मिलावट न हो, कोई भी इस पदार्थ में किसी भी प्रकार की मिलावट न हो, यानी शुद्ध। लेकिन यहाँ से परिभाषा शुरू होती है। वैज्ञानिकों के लिए ये सभी वस्तुएं विभिन्न पदार्थों के मिश्रण हैं, इसलिए शुद्ध नहीं है। जैसे कि दूध, जल, वसा, दूध जो है, दूध वो किसका मिश्रण है? तो जल, वसा। जैसे कि फिर से यहाँ पर देखते हैं, दूध जो है 3 चीज़ों का मिश्रण है। जल, वसा और प्रोटीन 3 चीज़ों का मिश्रण है। तो यहाँ से परिभाषा देखते हैं कि जिस पदार्थ में मौजूद सभी कण समान रासायनिक प्रकृति के हैं, जिस पदार्थ में मौजूद सभी कण समान रासायनिक प्रकृति के होते हैं तो उसे शुद्ध द्रव्य कहते हैं, शुद्ध पदार्थ कहते हैं। शुद्ध पदार्थ उसकी विशेषता है कि एक ही प्रकार के कणों से मिलकर बना होता है। शुद्ध पदार्थ वैज्ञानिकों की परिभाषा के अनुसार एक ही प्रकार के कणों से मिलकर बना होता है। शुद्ध पदार्थ की बात हो गई। दूसरा सवाल देखते हैं, मिश्रण क्या है और उसका उदाहरण। मिश्रण क्या है और उसका उदाहरण देखते हैं। मिश्रण की बात करते हैं। मिश्रण एक या एक से अधिक शुद्ध तत्व या यौगिकों से मिलकर बना होता है। यानी एक या एक से अधिक शुद्ध तत्व या यौगिकों से मिलकर बने पदार्थ को कहेंगे मिश्रण। मिश्रण का उदाहरण हम लोग दे सकते हैं, जैसे कि मिश्रण के उदाहरण हैं, बहुत सारे उदाहरण हैं। मिश्रण का उदाहरण हम यहाँ पर दे सकते हैं। यहाँ पर था हमारे पास, ये भी लिख सकते हैं कि सभी पदार्थ 2 या 2 से अधिक शुद्ध अवयव के मिलने से बने हैं, उसे भी मिश्रण कहते हैं। उसका उदाहरण है समुद्र का जल, खनिज, मिट्टी, ये सभी मिश्रण हैं। 2 या 2 से अधिक शुद्ध अवयव से मिलने से बनने वाले पदार्थ। एक और सवाल हमारे पास है, मिश्रण के 2 प्रकार हम समझाएंगे, समांगी और विसमांगी मिश्रण की बात करेंगे। समांगी और विसमांगी मिश्रण। उसके लिए हम यहाँ पर थोड़ी सा क्रियाकलाप देखते हैं कि हमारे पास अ, ब, स और द यानी ABCD 4 समूह हमने बांटे हैं विद्यार्थियों के। इसमें समूह अ को हमें क्या करना है, जल देना है और 1 चम्मच कॉपर सल्फेट का पाउडर, और समूह बी को भी हमें जल देना है और 2 चम्मच कॉपर सल्फेट का पाउडर। तो 1 चम्मच कॉपर सल्फेट को जल में मिला देगा ये समूह अ का विद्यार्थी। समूह ब का विद्यार्थी हैं, वह भी कॉपर सल्फेट को जल में मिला देगा। तो क्या होता है यहाँ पर देखते हैं, इन दोनों समूह को एक मिश्रण प्राप्त होता है। जल में कॉपर सल्फेट को मिलाने से जो एक समान मिश्रण प्राप्त होता है जिसकी बनावट समान होती है, इस तरह के मिश्रण को हम कहेंगे समांगी मिश्रण अथवा विलयन कहते हैं। इसे बहुत ही कठिन भाषा में किताब में समझाया गया है। हम लोग सरल भाषा में देखते हैं
कि हमारे पास एक गिलास भर के पानी है, जल है। इस जल के अंदर हम लोग नमक को घुला देते हैं। यह जल के अंदर हम लोग नमक के कण डालेंगे, 1 चम्मच नमक डालेंगे तो क्या होगा, नमक जो के कण जो है वो पानी यानी जल में पूर्ण रूप से घुल जाते हैं। घुलने की वजह से उसके बाद हमें नमक के कण जल के अंदर नहीं दिखाई देते, यानी दोनों मिलकर एक बन गए। इसीलिए इसे समांगी मिश्रण कहेंगे, समांगी मिश्रण अथवा विलयन कहेंगे, समांगी मिश्रण अथवा विलयन। तो इसके और उदाहरण भी हैं हमारे पास, कुछ अन्य उदाहरण जैसे कि जल में नमक, अभी मैंने बात की जल में चीनी मिला देते हैं। 1 गिलास जल लेके इसमें 2-3 चम्मच चीनी मिला देंगे, चीनी घुल जाएगी, तो वह जो मिश्रण बनेगा वह समांगी मिश्रण अथवा तो विलयन कहलाता है। जबकि हम लोग दूसरे समूह की बात करते हैं। दूसरे समूह में क्या होता है कि कॉपर सल्फेट, उसकी बात नहीं है कि यहाँ पर समांगी मिश्रण का एक शब्द हमारे पास काम का है, पृथक पृथक संगठन रख सकते हो, ठीक है। दूसरे 2 समूह जो विद्यार्थियों के थे, स और द, विभाग सी और डी, इन लोगों को जो चीज़ें दी गई थी आप लोग वहाँ पे पढ़ सकते हैं। मैं यहाँ पे उसके लिए एक अच्छा सा उदाहरण देता हूँ कि मान लीजिए कि यह पानी का गिलास है, उसके अंदर यदि पानी के अंदर यदि हम लोग चौक, बोर्ड पे, स्कूल में जो बोर्ड पे लिखने वाला चौक होता है, उस चौक का पाउडर कर दीजिए, उसे हथौड़ी मारकर उसका पाउडर बना दीजिए, चूर्ण बना दीजिए। फिर उस चौक को हम इसके अंदर डालेंगे तो उस चौक के जो कण होते हैं वह इस पानी यानी जल के अंदर मिश्र नहीं होते, घुल नहीं जाते, दोनों अलग अलग दिखाई देते हैं, दोनों अलग अलग दिखाई देते हैं, यानी उनके अंश भौतिक दृष्टि से पृथक हैं, अलग अलग हैं। इस तरह के मिश्रण को कहेंगे विसमांगी मिश्रण। हम लोग इसके उदाहरण है कि सोडियम क्लोराइड यानी नमक और लोहे की छीलन, इन दोनों को अगर हम लोग एक दूसरे में मिला देंगे तो घुलने वाले नहीं हैं। नमक और सल्फ़र, इन दोनों को भी मिलाने पर वो लोग पृथक रहते हैं, अलग अलग दिखाई देंगे भौतिक दृष्टि से। जल और तेल भी देखिए, ये भी विसमांगी मिश्रण हैं, ये दोनों भी एक दूसरे में कभी भी मिलते नहीं। तो ये समांगी मिश्रण और विसमांगी मिश्रण के उदाहरण की बात हो गई। आगे चलते हैं, चौथा सवाल है विलयन, उदाहरण देकर समझाइए। विलयन की बात करते हैं। विलयन यहाँ पर हमारे पास है, तो 2 या 2 से अधिक पदार्थों के बने समांगी मिश्रण को कहते हैं विलयन। 2 या 2 से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को विलयन कहते हैं। इसके उदाहरण है नींबू जल, सोडा जल, ये उसके उदाहरण हैं। और विलयन जो हैं उसको हम लोग ठोस, द्रव या गैस में मिले हों ऐसे भी देख सकते हैं। ठोस विलयन की बात करते हैं, जैसे कि मिश्र धातु, यह ठोस विलयन है। गैसीय विलयन भी हो सकते हैं, जैसे कि वायु, यह गैसीय विलयन है। और ये जो हमने नींबू जल और सोडा जल जो देखा वो भी विलयन के उदाहरण हो गए। द्रव के उदाहरण हो गए। द्रव के उदाहरण है ये 2, सोडा जल और नींबू जल। ठोस का उदाहरण यहाँ पर है मिश्र धातु, और गैस का उदाहरण है वायु। तो विलयन के 3 प्रकार हो गए, ठोस, द्रव और गैसीय विलयन। तो तीनों के उदाहरण भी यहाँ पर दिए गए। बहुत ही अच्छा पैराग्राफ है। विलयन किसे कहते हैं, उदाहरण दिखकर समझाइए, वह सवाल हो गए। सवाल नंबर 5 है मिश्र धातुओं के बारे में समझाइए। यह भी एक प्रकार का विलयन हो गया। ये धातुओं के समांगी मिश्रण होते हैं जिन्हें भौतिक क्रिया द्वारा अवयव में पृथक नहीं किया जा सकता है, लेकिन फिर भी मिश्र धातुओं को मिश्रण माना जाता है क्योंकि ये अपने घटकों के गुणों को दर्शाते हैं और पृथक संगठन रखते हैं। जैसे कि पित्तल जो हैं, यह पित्तल मिश्र धातु हैं, उसके अंदर 30% जिंक होता है और 70% कॉपर होता है। यह मिश्र धातु की बात हो गई।
आगे का सवाल है विलयन के प्रकार उदाहरण देकर समझाइए। विलयन के प्रकार, तो विलयन के प्रकार यहाँ पर है हमारे पास। ये रहे विलयन के प्रकार। चीनी और जल का विलयन, यह ठोस का उदाहरण है जिसमें चीनी विलेय हैं और जल विलायक हैं। विलेय और विलायक के बारे में भी हम लोग देखने वाले हैं। तो विलेय और विलायक के बारे में पहले देख लेते हैं, उसका सवाल भी है हमारे पास। जैसे कि हम लोग एक गिलास पानी लेते हैं, एक गिलास पानी, तो उसके अंदर हम लोग जो जल पानी डालेंगे वह होगा विलायक। जिसकी मात्रा अधिक होगी उसे कहेंगे विलायक। और नमक जो डालते हैं उसे कहेंगे विलेय। जिसकी मात्रा कम होती है उसे विलेय। ध्यान से समझिए इसको। विलेय और विलायक दोनों मिलकर विलयन बनाते हैं, विलयन। तो जिस विलेय यानी नमक जिसकी मात्रा कम होती है उसे विलेय कहते हैं, जिसकी मात्रा अधिक होगी उसे विलायक कहेंगे। जल जो है विलायक हैं। तो ये दोनों मिलकर जो बनाते हैं उसे विलयन कहते हैं। उसका सवाल पहले देख लेंगे हम लोग। यहाँ पर सवाल है हमारे पास, सवाल नंबर हैं 7। विलायक और विलेय के उदाहरण यहाँ पर देख सकते हैं। यहाँ पर हैं, किसी विलयन को दो भागों में हम लोग बांट सकते हैं, विलायक और विलेय। विलयन का वह घटक जो दूसरे घटक को विलयन में मिला देता है उसे विलायक कहते हैं। जैसे कि जल जिसकी मात्रा दूसरे से अधिक होनी चाहिए, जबकि विलयन का वह घटक जिसकी मात्रा कम होती है और वह विलायक में घुला होता है उसे विलेय कहते हैं। बहुत ही अच्छे से विलायक और विलेय के बारे में समझाया गया है। अब ये उदाहरण देखेंगे हम सवाल के कि ठोस विलयन के उदाहरण है चीनी और जल का विलयन। उसमें चीनी जो है विलेय है और जल जो है वह विलायक है। उसी प्रकार एक और उदाहरण है आयोडीन और अल्कोहल का विलयन। इसमें आयोडीन विलेय होता है और अल्कोहल की मात्रा अधिक होती है तो वह विलायक होता है। इसी प्रकार वायु युक्त पेय जैसे कि सोडा जल, सोडे की लारी होती है, वहाँ पे सोडा पीने जाते हैं, वह भी विलयन है। इसमें कार्बन डाइऑक्साइड जो है वह विलेय और जल जो होता है वह विलायक होता है। और है वायु गैस, उसमें गैस का विलयन होता है। उसमें दो मुख्य घटक होते हैं, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन। तो ये बात हो गई विलयन के उदाहरण। अब हम देखेंगे 8वां सवाल, विलयन के गुण लिखिए। विलयन के गुण हमारे पास यहाँ पर हैं। तो विलयन एक समांगी मिश्रण है। समांगी मिश्रण की बात आती है तो याद कीजिए कि जल के अंदर पानी में हम लोग जो नमक को घुला देते हैं, 1 2 3 चम्मच नमक को डाल के नमक घुल जाता है तो वह समांगी मिश्रण हो गया। समांगी मिश्रण हो गया। हाँ, अब विलयन के कण यानी जो नमक थे उसके कण व्यास में 1 नैनोमीटर nm यानी नैनोमीटर से भी छोटे होते हैं, इसलिए वे आँख से नहीं देखे जा सकते और अपने छोटे आकार के कारण विलयन के कण गुजर रही प्रकाश की किरण को फैलाते नहीं हैं, इसलिए विलयन में प्रकाश का मार्ग दिखाई नहीं देता। जैसे कि हम लोग यदि देखें तो ये जो पानी का गिलास होता है, पानी यानी जल, इसके अंदर हम लोग नमक को घुला देते हैं, नमक घुल गया। अब यहाँ से प्रकाश की किरणें हम आपतित करेंगे तो इसके अंदर हमें श्वेत प्रकाश की किरण नहीं दिखाई देगी, ऐसी प्रकाश की किरण नहीं दिखाई देती। तो क्यों नहीं दिखाई देती? क्योंकि ये उसी का गुण है हमारे पास कि इसके कणों के आकार जो हैं वह अत्यंत छोटा होता है, इसलिए प्रकाश की किरण को फैलाते नहीं हैं, इसलिए प्रकाश का मार्ग दिखाई नहीं देता। और छानने जैसी विधि द्वारा
नमक को जल में घुला देने पर हम उसे छान कर नमक को फिर से अलग नहीं कर सकते, फिर से पृथक नहीं कर सकते। और इस नमक को घुलाने के बाद इस विलयन को यदि हम लोग शांत छोड़ देंगे, 12 या 24 घंटे के लिए उसे छोड़ देंगे, तो विलय के कण नीचे नहीं बैठते, यानी उसके अंदर जो नमक होता है उसके कण जल में नीचे नहीं बैठते हैं। अर्थात यह विलयन स्थायी है, स्थायी यानी परमानेंट। एक बार नमक या तो चीनी जल में घुल गए, उसके बाद उन लोगों को वापस हम लोग पृथक यानी अलग नहीं कर सकते। तो यह बात हो गई, विलयन के गुण की बात हो गई। आगे चलते हैं हमारे नए सवाल की तरफ। घुलनशीलता किसे कहते हैं? घुलनशीलता की बात करते हैं। यहाँ पर हैं घुलनशीलता किसे कहते हैं। इतना ही लिखना है कि विलेय पदार्थ की वह मात्रा जो इस ताप पर संतृप्त विलयन में उपस्थित है उसे घुलनशीलता कहते हैं। घुलनशीलता यानी जल के अंदर यदि हम लोग नमक को डालते हैं 1 चम्मच 2 चम्मच, वह नमक घुल जाता है, तो जल जो है उसकी वह जो क्षमता होती है उसे कहते हैं घुलनशीलता। उसके बाद हमारे पास सवाल हैं संतृप्त और असंतृप्त विलयन किसे कहते हैं, समझाइए। बहुत ही अच्छा सवाल है। संतृप्त और असंतृप्त विलयन किसे कहते हैं? ध्यान से समझिए कि किसी निश्चित तापमान पर उतना ही विलेय पदार्थ घुल सकता है जितनी की विलयन की क्षमता होती है। यानी कि 1 गिलास जल के अंदर यदि हम लोग 5 चम्मच अनुमान से 5 चम्मच यदि नमक डालते हैं और सभी नमक अंदर घुल गया, तो घुल गया मतलब कि वह विलयन जो है वह संतृप्त हो गया। कैसा हो गया? संतृप्त। उसके बाद 6ठी चम्मच डालेंगे नमक, 7वीं चम्मच नमक डालेंगे, तो वह नमक घुलता नहीं, यानी उसकी जल जो है उसकी प्यास बुझ गई, संतृप्त हो गया। उसकी क्षमता थी 5 चम्मच नमक को घोलने की क्षमता थी, वो ख़त्म हो गई, यानी संतृप्त हो गया। तो उसे इस प्रकार कह सकते हैं कि, दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि दिए गए निश्चित तापमान पर यदि विलयन में विलेय पदार्थ नहीं घुलता है तो उसे संतृप्त विलयन कहते हैं। यानी 5 चम्मच से अधिक मात्रा में यदि हम नमक को डालते हैं और वह नहीं घुलता तो वह संतृप्त विलयन कहलाता है। असंतृप्त की बात करते हैं कि यदि एक विलयन में विलेय पदार्थ की मात्रा संतृप्तता से कम है तो उसे असंतृप्त विलयन कहते हैं। यानी कि 1 गिलास जल की क्षमता होती है 5 चम्मच नमक को घुला देना, लेकिन हम लोग 5 के बदले 2 चम्मच डालेंगे, वह नमक घुल जाएगा, लेकिन उसकी क्षमता थी 5 चम्मच की, लेकिन हमने डाला है 2 चम्मच। इसीलिए इस प्रकार के विलयन को कहेंगे असंतृप्त। वह संतृप्त नहीं हुआ, उसकी प्यास नहीं बुझी। आगे चलते हैं। संतृप्त और असंतृप्त विलयन के बाद और भी लिखा है यहाँ पे कि यदि विलयन में विलेय पदार्थ की सांद्रता संतृप्त स्तर से कम हो तो उसे असंतृप्त विलयन कहते हैं। सवाल है आगे, विलयन की सांद्रता किसे कहते हैं और उसे कैसे दर्शाएंगे? विलयन की सांद्रता, तो विलायक की मात्रा में घुले हुए विलेय पदार्थ की मात्रा को विलयन की सांद्रता कहते हैं। घुले हुए विलेय पदार्थ, घुला हुआ विलेय पदार्थ यानी उदाहरण के रूप से नमक, जल की मात्रा, विलायक यानी जल की मात्रा और विलेय यानी नमक की मात्रा, इन दोनों की मात्रा को हम विलयन की सांद्रता कहते हैं। कितना जल कितने नमक को घुला सकता है उसे सांद्रता कहेंगे। सांद्रता को हम 2 तरीके से, 2 पद्धति उसे दर्शाने की हमारे पास सांद्रता को दर्शाने के लिए 2 विधियां हैं। पहली विधि है द्रव्यमान बटे विलयन के द्रव्यमान प्रतिशत, इसका ये सूत्र लिखना है। दूसरी विधि है
आयतन प्रतिशत। ये दो विधियां हमारे पास हैं, इसका भी सूत्र लिखना है। तो पहली विधि है द्रव्यमान प्रतिशत और दूसरी विधि है आयतन प्रतिशत। आगे चलते हैं, निलंबन समझाइए। निलंबन की बात करते हैं तो यहाँ पर क्रियाकलाप में आप लोग पढ़ेंगे तो पता चल जाएगा ये, लेकिन हम लोग कुछ नया उदाहरण देंगे। जैसे कि हम लोग पानी के गिलास के अंदर अभी तक नमक डाल रहे थे, हम चौक डालेंगे, चौक का चूर्ण पाउडर डालेंगे, इसके अंदर हम चौक डालेंगे तो चौक के जो कण होते हैं उसके जल के अंदर घुलते नहीं हैं, यानी कि जो ठोस हैं वह द्रव में परिक्षेपित हो जाता है। तो जिस प्रकार के विसमांगी घोल में ठोस द्रव में परिक्षेपित हो जाता है उसे निलंबन कहते हैं। और यह एक विसमांगी मिश्रण है जिसमें विलेय पदार्थ यानी चौक के कण घुलते नहीं हैं, बल्कि माध्यम की समष्टि में निलंबित यानी बिना घुले हुए पड़े रहते हैं। और ये निलंबित कण आँखों से देखे जा सकते हैं। जल के अंदर यदि चौक के कण डालेंगे तो हम अपनी आँखों से आराम से देख सकते हैं, उसके बाद हमारे पास सवाल है 13 नंबर का सवाल है, निलंबन विलयन के गुण धर्म लिखिए। निलंबन के गुण। तो पहला गुण है कि यह विसमांगी मिश्रण है क्योंकि चौक के कण जल के अंदर घुलते नहीं हैं। ये कण आँखों से देखे जा सकते हैं। ये निलंबित कण प्रकाश की किरण को फैला देते हैं जिसका मार्ग दृष्टि गोचर हो जाता है। पहले भी मैंने बात की थी कि जैसे कि एक गिलास जल के अंदर यदि हम चौक के कणों को मिला देते हैं और यहाँ से प्रकाश को टॉर्च के द्वारा आपतित करेंगे तो अंदर प्रकाश का मार्ग दिखाई देगा। अगर नहीं दिखाई देगा तो उसकी भी हमने चर्चा की थी। और अगर ये दिखाई देता है तो वह विलयन निलंबित विलयन कहलाता है, यानी प्रकाश का मार्ग दृष्टि गोचर हो जाता है। अब इसे शांत छोड़ देते हैं। चौक के चूर्ण को जल में मिलाकर उसे शांत छोड़ देंगे 2-3 घंटे, तो ये कण नीचे की तरफ बैठ जाते हैं, अर्थात यह अस्थायी यानी टेम्पररी हैं। और छानन की विधि से इन कणों को हम लोग मिश्रण से पृथक कर सकते हैं, अलग कर सकते हैं। छानन की विधि के द्वारा नमक को यदि जल में मिला देते हैं तो उसे छानन की विधि के द्वारा अलग नहीं कर सकते, जबकि यहाँ पर निलंबन को हम अलग कर सकते हैं, पृथक कर सकते हैं। और ये जब ये सभी कण नीचे बैठ जाते हैं तो निलंबन समाप्त हो जाता है और इस विलयन में प्रकाश की किरण का प्रकीर्णन रुक जाता है। आगे चलते हैं हमारे नए सवाल की तरफ। टिंडल प्रभाव समझाइए। टिंडल प्रभाव के पहले कोलाइडल विलयन समझना है। कोलाइडल विलयन की बात करते हैं। कोलाइडल विलयन की जब भी बात आती है तो उसका उदाहरण में याद रखना होता है दूध याद रखना है। तो उसका उदाहरण है दूध। देखते हैं कि कोलाइड के कण विलयन में समान रूप से फैले होते हैं। कोलाइड यानी दूध के कण जल के अंदर समान रूप से फैले होते हैं। निलंबन की अपेक्षा कणों का आकार छोटा होने के कारण यह मिश्रण समांगी प्रतीत होता है, लेकिन वास्तविकता में वह विसमांगी मिश्रण है। वास्तविकता में वह विसमांगी है। समांगी प्रतीत होता है लेकिन विसमांगी होता है। जैसे कि दूध की बात की गई है, जैसे कि दूध जो है कोलाइडल का अच्छा सा उदाहरण है। और भी बहुत सारे उदाहरण यहाँ पे दिए गए हैं। ये बॉक्स आप लोगों को लिखना है। कोलाइड के सामान्य उदाहरण पूरा बॉक्स लिखना है। ये बहुत सारे उदाहरण दिए गए हैं, यह भी उदाहरण दिए गए हैं। सवाल आएगा इसका, आप लोगों को लिखना है। तो कोलाइडल विलयन की बात हो रही थी। कोलाइडल विलयन की और भी बात है हमारे पास कि कोलाइडल कणों के छोटे आकार के कारण इससे हम नरी अपनी आँखों से नहीं देख पाते। दूध के कण जल के अंदर दूध सफ़ेद दिखाई देता है लेकिन दूध के कण नहीं दिखाई देते।
लेकिन ये कण प्रकाश की किरण को आसानी से फैला देते हैं। तो यहाँ तक ये हम कोलाइडल के बारे में लिखेंगे। उसके बाद जो हमारा सवाल था, टिंडल प्रभाव समझाइए। यह सवाल शुरू होता है टिंडल प्रभाव। यहाँ से शुरू होता है कि प्रकाश की किरण का फैलाना, उसे टिंडल प्रभाव कहेंगे। टिंडल नामक वैज्ञानिक ने इसकी खोज की थी। आप लोग याद कीजिए कि किसी कमरे में छोटे छिद्र के द्वारा, यानी कभी कभी गांव में देखिए छत में जो कहीं पर छोटा सा छिद्र होता है, छेद, यानी या तो कहीं पर खिड़की थोड़ी सी खुली रह गई हो तो वहाँ से प्रकाश की किरण आती हैं, तो इसे हम टिंडल प्रभाव कहते हैं। प्रकाश की किरण छिद्र में से या खुली खिड़की में से जहाँ से प्रकाश की किरणें घर में प्रवेश करती हैं तो टिंडल प्रभाव कहते हैं उसको। आगे देखते हैं टिंडल प्रभाव के बारे में और भी हमारे पास हैं। यह कमरे में मौजूद धूल और कार्बन के कणों के द्वारा प्रकाश के फैलने के कारण होता है। तो घने जंगल में भी हमें टिंडल प्रभाव दिखाई देता है। घने जंगल के आच्छादन से, आच्छादन यानी बहुत सारे वृक्ष होते हैं, उसमें से जब सूर्य की किरण गुजरती हैं तो वहाँ पर भी टिंडल प्रभाव को देख सकते हैं। जंगल के कोहरे में छोटे छोटे जल के कण होते हैं जो कि कोलाइड कणों के समान व्यवहार करते हैं, इसीलिए जंगल में भी हमें टिंडल प्रभाव दिखाई देता है। यहाँ पर चित्र में समझाया गया है, देखिए बहुत अच्छे से। यह पूरा चित्र जो आप लोग देख रहे हैं बिल्कुल ये टिंडल प्रभाव का चित्र है। आगे चलते हैं। इसी प्रकार की घटना हमारे घर में भी दिखाई देती हैं। आगे का सवाल है हमारे पास 16 नंबर, कोलाइडल के गुण उदाहरण। कोलाइडल के उदाहरण यानी मैंने बताया आप लोगों को, नीचे जो बॉक्स दिख रहा है यही उदाहरण आप लोगों को पूरा बॉक्स लिखा है। खास करके आप लोग ये लिखेंगे, पूरा बॉक्स अच्छे से लिख लीजिए, उसमें भी खास करके ये याद रखना है आप लोग को, ये और ये अच्छे से याद रखना है। चलते हैं आगे हम लोग। तो आगे का सवाल है, 2 सवाल हमारे बाकी हैं। कोलाइड के गुण धर्म लिखिए। कोलाइड के गुण धर्म की बात करते हैं। कोलाइड के गुण धर्म हमारे पास है यहाँ। तो यह विसमांगी मिश्रण है, दिखाई देता है समांगी लेकिन होता है विसमांगी। कोलाइड के कणों का आकार इतना छोटा होता है कि ये पृथक रूप से आँखों से नहीं देखे जा सकते। ये इतने बड़े होते हैं कि प्रकाश की किरण को फैलाते हैं, यानी उसके मार्ग को दृश्य बनाते हैं। जब इनको शांत छोड़ दिया जाता है तब ये कण तल पर बैठते हैं, अर्थात ये स्थायी होते हैं। तल पर बैठते नहीं है, यहाँ पे थोड़ा गलत है, तल पर बैठते नहीं, अर्थात ये स्थायी परमानेंट है। इसे छानन विधि द्वारा मिश्रण से पृथक नहीं कर सकते, किंतु एक विशेष विधि है अपकेंद्रीकरण तकनीक, इसके द्वारा इसे पृथक कर सकते हैं। यहाँ तक हमारे पास हैं कोलाइडल के गुण। उसके बाद आखिरी सवाल है हमारा 18 नंबर का आज का, परिक्षिप्त प्रावस्था और परिक्षेपण माध्यम किसे कहते हैं। परिक्षिप्त प्रावस्था और परिक्षेपण माध्यम किसे कहते हैं, यहाँ पर देख सकते हैं इस पैराग्राफ में। तो कोलाइडल यानी दूध जो है वह परिक्षिप्त प्रावस्था और परिक्षेपण माध्यम से बनता है, क्योंकि विलेय पदार्थ की तरह का घटक या परिक्षिप्त कण, दूध के जो कण होते हैं वह परिक्षिप्त कण हैं जो कि कोलाइडल रूप में रहता है, उसे परिक्षिप्त प्रावस्था कहते हैं, परिक्षिप्त प्रावस्था। तथा इस घटक तथा वह घटक जिसमें परिक्षिप्त प्रावस्था निलंबित रहती है उसे परिक्षेपण माध्यम कहते हैं। यहाँ तक हमें लिखना है। तो यहाँ तक अभ्यास करेंगे। यहाँ हमारा आज का वीडियो ख़त्म होता है। आगे के वीडियो में हम लोग अभ्यास करने वाले हैं मिश्रण के घटकों का पृथक्करण। आप लोग पढ़कर तैयार रखना। और आज 18 सवाल दिए हैं आप लोगों को, अच्छे से नोटबुक में लिखिए होमवर्क में। और दूसरी बात कि आप लोग जो भी वीडियो देखते हैं उसको ठीक से क्लिक करके आप लोग यूट्यूब चैनल पर जाकर इसे सब्सक्राइब कीजिए। राइट साइड पर देखेंगे तो बेल आइकन होता है, उसको दबा दीजिए ताकि आप लोगों को वीडियो तुरंत मिल जाए, अच्छे से अभ्यास कर सकें।
तो धन्यवाद, अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक गुड बाय।